सुषमा का एक होटल था जहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग मात्र 1 रुपए में पेट भरकर खाना खा रहे थे। ऐसे ही व्लॉगिंग करता हुआ अजय सुषमा के होटल के बाहर जा पहुंचता है और अपना कैमरा ऑन करते हुए बोलता है, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय, और मैं आज आपको लेकर आया हूं सुषमा जी के गरीब होटल पर, जहां मात्र 1 रुपए में आपको पेट भरे खाना मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 1 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे शुरुआत हुई सुषमा जी का गरीब से एक होटल तक का सफर। इतना कहकर अजय होटल की ओनर सुषमा के पास जाता है और उसे अपना परिचय देते हुए कहता है, तो दोस्तों, ये हैं सुषमा जी। आज से कई साल पहले 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की नींव रखी। प्लीज हमें बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि बस 1 रुपए में लोगों का पेट भरा जाए। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि आज के दौर में कितनी महंगाई है कि गरीब आदमी के लिए उसका पेट भरना कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे कम दाम रखकर मात्र 1 रुपए में अपनी स्पेशल थाली तैयार की है। अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपना पेट भर सकता है। आप प्लीज एक बार कैमरा मारकर जनता को दिखाएं। आप चावल की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, दाल, कढ़ी, राजमा आदि सारी चीज देख सकते हैं। किसी भी चीज में आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी। और इसके साथ आपको अनलिमिटेड रोटी मिलेंगे। आप जितनी खाना चाहें, 2, 10, 20, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज की क्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो सुषमा जी, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या आप हमें बता सकती है कि इन सब की शुरुआत आपने कैसे की? हमने सुना है कि इसके पीछे आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकती हैं? जी जरूर। 5 साल पहले मेरी शादी अमित जी से हुई थी। अमित जी के पास बहुत पैसा था। हम एक अच्छा विवाहित जीवन जी रहे थे, पर मेरे पति को शराब पीने की बुरी आदत थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा दौलत को अपने पीने के ऊपर ही खर्च कर दिया था। और ऐसे ही एक दिन अमित अपने दोस्त गुल्लू के साथ बैठकर जुआ खेल रहा होता है और इस बार अमित नशे की हालत में अपना सारा धन दौलत दांव पर लगा देता है और गुल्लू चालाकी से उसे सब कुछ जीत जाता है, जिसके बाद सारा धन दौलत गुल्लू के कब्जे में आ जाता है। सुषमा और अमित दोनों ही रोड पर आ जाते हैं। कई दिन भूखे प्यासे तड़पने के बाद दोनों की मरने जैसी हालत हो जाती है और दोनों एक कचरे के डब्बे के पास जा पहुंचते हैं और सुषमा खुद से बोलती है, हे भगवान, इस गरीबी की मार को तो जैसे तैसे झेल भी लूं, लेकिन इस भूखमरी की मार को कैसे झेलूं? भूख से मेरे और मेरे पति के प्राण निकले जा रहे हैं। अगर हमें खाना ना मिला तो हम दोनों तो मर ही जाएंगे। भगवान, तू गरीबी दे, लेकिन भूखमरी किसी को ना दे। भूख से तड़पती हुई सुषमा और अमित अब अपना पेट भरने के लिए आखिरकार लोगों का फेंका हुआ कचरा, उसमें से झूठा खाना खाना पड़ता है और दोनों के पेट में थोड़ा आसरा हो जाता है, जिसके बाद वो कचरे का डिब्बा ही काफी समय तक उनका पेट भरने का जरिया बन जाता है। ऐसे ही भूखे प्यासे तड़पते हुए सुषमा और अमित एक गांव में जा पहुंचते हैं, जहां पर वो हर घर में जाकर काम मांगने लगते हैं। तभी गांव का जमींदार चुन्नी लाल उन्हें अपने खेत में काम करने के लिए रख लेता है। चुन्नी लाल एक नेक दिल का आदमी था। उसके बहुत सारे खेत थे। हर साल चुन्नी लाल बहुत सारी फसल किया करता था। ऐसे ही एक दिन चुन्नी लाल सुषमा से कहता है, सुषमा बेटा, तुझ में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। बेटा, तूने गरीबी देखी, भूखमरी देखी, बुरा वक्त भी देखा। क्या पता आज नहीं तो कल मैं चल बसूं। इसलिए बेटा, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। बेटा, हमेशा नेक काम करना, हर भूखे को ना खाना खिलाना, सबका पेट भरना। ये बूढ़े बाप की बात तो हमेशा मानियो बेटा, ठीक है ना? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
आपको कुछ नहीं होगा। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। सुषमा और चुन्नीलाल की ये सारी बातें अमित सुन लेता है और उसके मन में एक बार फिर से लालच आ जाता है। कुछ दिन बाद चुन्नीलाल चल बसता है। इसके बाद अमित जबरदस्ती सुषमा से सारी जमीन और फसल उसके नाम करने को बोलता है, पर सुषमा ऐसा नहीं करती है, जिसके चलते अमित उसे रोज मारने पीटने लगता है। ऐसे ही एक दिन अमित सुषमा की अलमारी से कुछ पैसे चुराकर खूब सारी शराब पीकर घर आता है और बोलता है, तू खुद को समझती क्या है? अगर सेठ चुन्नीलाल ने सब कुछ तेरे नाम कर दिया तो क्या तू सेठानी बन गई? अरे मैं भी तेरा पति हूँ, समझ गई तू? और इन चीजों पर ना तेरा ही नहीं मेरा भी हक बनता है। चल एक काम कर, ये सब कुछ ना मेरे नाम कर दे, लगा इन कागजातों पे अंगूठा। जब सब मेरे नाम हो जाएगा ना तो मैं बहुत आराम से रहूँगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ना ऊपर पहुंचा दूंगा। उसके बाद उसके बाद सब कुछ तो मेरा ही हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगी। सेठ ने सब कुछ बहुत भरोसे के साथ मुझे दिया था और मैं तुम जैसे पापी के हाथों में तो ये सब कुछ कभी नहीं दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस जमीन पर उगाई जाने वाली फसल से, इस अनाज से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है। तुम जैसे दरिद्र इंसान को ये सब देकर मैं इसकी बर्बादी नहीं करना चाहती। ऐसे ही दोनों में बहस होती है और एक बार फिर से अमित सुषमा को बहुत मारता है। लगातार पीने की वजह से अमित की हालत बहुत खराब होने लगती है और एक दिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ती है कि उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो अपना दम तोड़ देता है। अब सुषमा अकेली रह गई थी और वह जमीन और फसल का काम देखने लगती है कि एक जगह भंडारे में कैसे लोग आधा खाना खा रहे हैं और कैसे आधा खाना बर्बाद कर रहे हैं और जिनको खाना नहीं मिल रहा वो उसके लिए किस कदर तड़प रहे हैं। ये देखकर सुषमा बोलती है, आखिर लोगों को हो क्या गया है? लोगों को गरीबों की तो कद्र ही नहीं है। जितना खाना ये सब बर्बाद कर रहे हैं इससे 10 लोगों का पेट भरा जा सकता है। लाइन में खड़े अपने बेचारे गरीब बच्चे जो तड़प रहे हैं उनकी तरफ उनकी निगाहें तक नहीं जा रही। ये सरासर गलत है। मैंने सहा है इस भूखमरी का दर्द, इसलिए अब से मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं सबका पेट भरूंगी। मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी फसल होती है, मुझे उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मुझे एक सही दिशा मिल गई है। इतना कहने के बाद अगले दिन से सुषमा काम पर लग जाती है। वो गोदाम में रखा हुआ सारा अनाज निकलवाती है और गरीब की स्पेशल थाली के नाम से एक होटल की शुरुआत करती है, जहाँ पर वो केवल 1 रुपए में स्पेशल थाली बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पहले ही दिन से सुषमा के होटल के बाहर खूब सारे गरीबों का मेला लग जाता है। 1 रुपए में हर कोई पेट भरकर खाना खाता है और बदले में सुषमा को बहुत सारी दुआएं देकर जाता है। ये देखकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है। बस एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मैं तब से ऐसे ही लोगों का पेट भरती आ रही हूँ। अक्सर गरीबों के चलते ना जाने कितने ही लोग हर रात भूखे सो जाते हैं और कितने मासूम अपना दम तोड़ देते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मैं तो आज भी गरीब की गरीब ही हूँ। जो कुछ है सब सेठ का है, उसमें मेरा कमाया कुछ भी नहीं है। अगर उस वक्त सेठ ने साथ ना दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ मुमकिन नहीं होता। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, आप लोग अन्न के हर एक दाने की कद्र करें और उसे बर्बाद ना करें। सुषमा की बातें सुनकर अजय भी भावुक हो जाता है और हाथ जोड़कर सुषमा को प्रणाम करते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा सुषमा जी, अगर आप जैसी औरत इस देश में हो तो भारतवर्ष में कोई गरीब रहे ही ना। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि सोच रखे तो इनके जैसी, जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी अपनी इंसानियत भूली ही नहीं और आज इन्होंने इतने लोगों का पेट भरा। ऐसी सुपर लेडी, मेरी तरफ से सल्यूट है आपको। तो चलिए सुषमा जी, जल्दी से 1 रुपए वाली थाली जो स्पेशल है बहुत, वो मेरे लिए लगा दीजिए, क्योंकि आपसे बात कर करके मुझे बहुत भूख लग गई है। अजय की बात सुनकर सुषमा मुस्कुराती है और अपने हाथों से उसके लिए स्पेशल थाली बनाती है, जिसके बाद अजय सुषमा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। 1-2 दिन बाद अजय सुषमा की
वो वीडियो को अपलोड कर देता है चैनल पर। वीडियो वायरल होने की वजह से सुषमा और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। शादियों में भी बहुत सारे लोग सुषमा को चैरिटी और फंड भी देने लगते हैं, जिससे सुषमा अस्पतालों के इलाकों में भी अपने इस व्यापार को फैला देती है और सभी गरीबों का पेट भरती है। रमा एक बहुत ही गरीब औरत थी जो दूसरों के घर में नौकरानी का और खाली समय में चटाई बनाने का काम भी करके अपने घर की रोजी रोटी चला रही थी। एक दिन वो अपनी मालकिन कोकिला के घर में काम कर रही होती है। तभी कोकिला कुछ पुरानी साड़ियाँ लेकर उसके पास आती है और उसे देते हुए कहती है, रमा, ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, तू इन्हें अपने पास रख ले। बहुत दिन हो गए थे, मैंने तुझे कोई साड़ी नहीं दी थी। मालकिन, सच में आप ये सारी साड़ियाँ मेरे लिए लाई हैं, लेकिन आप मुझे ये सारी साड़ियाँ क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी है ना? हाँ तो क्या हुआ, जब मैं पहनती नहीं इन साड़ियों को तो तू अगर पहन लेगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। कौन सा मैं तुझे अपनी पहनने वाली साड़ियाँ दे रही हूँ। फिर भी मालकिन, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप आए दिन मुझे इतने सारे कपड़े देती हैं, कभी मेरे लिए, कभी मेरी बेटी के लिए। आज के टाइम में अपने नौकरों के बारे में कौन सा मालिक इतना सोचता है? बस भी कर, तुझे तो बस मेरी तारीफें करने का बहाना चाहिए होता है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैं तुझे इतनी सारी साड़ियाँ देती हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुझे एक भी साड़ी पहनते हुए नहीं देखा। तू करती क्या है उन साड़ियों का? रमा जब तक कोकिला की बातों का जवाब देती, उससे पहले कोकिला की बिजनेस पार्टनर गीतांजलि वहाँ आ जाती है। कोकिला गीतांजलि के साथ मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती थी। गीतांजलि कोकिला की बिजनेस पार्टनर होने के साथ उसकी अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन वो गरीब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते कोकिला को रमा से बात करते हुए देखकर वो कहती है, क्या तू भी जब देखो अपनी नौकरानी के साथ बातें करने में लगी रहती है? तू अपनी नौकरानी को खुद से बात करने की सैलरी देती है या अपने घर में काम करने की? तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? बात मैं अपनी नौकरानी से कर रही हूँ। कौन सा तेरी नौकरानी को तेरे खिलाफ भड़का रही हूँ मैं? भड़का भी देगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? एक नौकरानी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। मैं इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाती हूँ, और मैं तो बोलती हूँ तू भी मत लगाया कर। लगता है तेरे पास साड़ियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तभी आए दिन अपनी साड़ियाँ भिखारियों को देती रहती है। गीतांजलि की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कोकिला उसे सुनाते हुए कहती है, देख गीतांजलि, तू अपने नौकर के साथ कैसा बर्ताव रखती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रमा को अपनी नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बहन मानती हूँ। वो भी मेरी तरह एक अकेली औरत है जो अपना घर चला रही है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो अकेले ही अपना घर चला रहे हैं। बड़ी बात ये है कि हम लोग पढ़े लिखे थे, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए पैसा था, उसके पास कुछ नहीं है। वो एक गरीब औरत है जो अकेली अपनी बेटी को पाल रही है, इसलिए आगे से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। अच्छा ठीक है, अब तेरा प्रवचन खत्म हो गया हो तो ऑफिस चले, देर हो रही है। थोड़ी देर बाद गीतांजलि और कोकिला अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है। तभी एक रोज फिर कोकिला कुछ साड़ियाँ लेकर रमा के पास आती है। तभी कोकिला उससे कहती है, तुम साड़ी लेने के लिए क्यों मना कर रही हो? हर बार मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ियाँ देती थी, लेकिन इस बार ये सारी साड़ियाँ मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। मालकिन, बात नई पुराने की नहीं है, बस मुझे अब आपसे कोई कपड़े नहीं चाहिए। हम गरीब जरूर हैं मालकिन, लेकिन भिखारी नहीं। तुम गीतांजलि की बातों को लेकर अभी तक बैठी हुई हो। तुम उसकी नौकरानी हो या मेरी? मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा ना। अगर तुम ये कपड़े नहीं लोगी तो मुझे बुरा लग जाएगा। कोकिला की बात सुनकर रमा उसके हाथों से कपड़े ले लेती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी रानी कपड़ों को जोड़ जोड़ कर चटाई बना रही होती है। तभी वो कहती है, बेटी तू चटाई क्यों बना रही है? मैं आकर बना लेती। तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब काम करने के लिए मैं हूँ। माँ, अगर मैं चटाई बनवाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आप भी तो सुबह से शाम तक काम ही करती हो ना, आप भी तो थक जाती होंगी ना।
हाँ तो क्या हुआ, तू भी तो पूरा दिन पढ़ती रहती है, घर का काम करती है, तू भी तो थक जाती होगी ना। अब तू ये सब काम छोड़ और उठ यहाँ से, मैं बनाती हूँ चटाइयाँ। माँ, आप मुझे मदद करने दो। वो क्या है कि पड़ोस के शर्मा जी आए थे उस दिन, उन्होंने अपने घर में कोई पूजा रखवाई है। उन्होंने बहुत सारी चटाई की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर उन्हें कम से कम 10 चटाइयाँ चाहिए होंगी, वरना फिर वो कभी हम लोगों से चटाई नहीं खरीदेंगे अगर हमने समय से काम पूरा करके नहीं दिया तो। ये क्या बात हुई, एक चटाई बनाने में आधे से ज्यादा समय लग जाता है, तो मैं 3 दिन में 10 चटाई कैसे दे पाऊंगी? इन्हें हमें पहले से बताना चाहिए ना। माँ, वो जानते हैं ना कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए वो हम पर इतना रौब झाड़ रहे हैं। रौब झाड़ने से क्या होगा, हम भी इंसान हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, बाकी अगर नहीं बन पाई तो अपना इंतजाम देख लें। वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी सुंदर चटाई कोई नहीं बनाता है, ना ही इतने कम दाम लेता है। वो तो बस हमें ताने सुनाएंगे। इसलिए कह रही हूँ माँ, दोनों मिलकर चटाई बनाएंगे तो शायद बन जाए, 4 पैसे ही मिल जाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, कल बनाते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। रमा और रानी मिलकर दिन रात एक करके चटाई बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में रमा अपने काम पर भी नहीं जाती, जिसकी वजह से कोकिला भी बहुत परेशान हो जाती है। 2 दिन इंतजार करने के बाद भी जब रमा काम पर नहीं आती तो कोकिला उसे देखने के लिए उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बेटी उसकी दी हुई साड़ियों और कपड़ों से सुंदर सुंदर चटाइयाँ बना रही हैं, जिसे देखकर कोकिला कहती है, अच्छा, तो तुम चटाई भी बना लेती हो, वो भी इतनी सुंदर सुंदर। मालकिन आप यहाँ कैसे? माफ करिए, मैं काम पर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, तनख्वाह का समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी तनख्वाह दे दूं। लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारे दूसरे हुनर के बारे में पता चल गया। कब से कर रही हो तुम ये काम? मालकिन, मैं एक गरीब चटाई वाली हूँ। जब मैं गांव में थी तो वहाँ चटाइयाँ बनाकर बेचा करती थी और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाती थी। लेकिन जब शहर आई और आपके पास काम मिल गया तो चटाई बनाना कम कर दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। इसी बहाने 4 पैसे ऊपर से हो जाते हैं। रमा और कोकिला आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी रमा का पड़ोसी शर्मा वहाँ आता है और कहता है, रमा, मेरी चटाइयाँ तैयार हो गई कि नहीं? मुझे अभी के अभी पूरी 10 चटाइयाँ चाहिए। शर्मा जी, 10 तो पूरी नहीं बन पाई, 7 हुई हैं। आप उन्हें ही ले जाइए, बाकी मैं बना के भिजवा दूंगी। दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? आधे लोगों को मैं चटाई पे बिठाऊंगा और आधे लोगों को जमीन पर। तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरी 10 चटाइयाँ चाहिए। शर्मा जी, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। आपको समय से बताना चाहिए था ना। तुम मुझे ये कह रही हो? तुम गरीब लोगों की ना आदत हो जाती है कि 4 पैसे हाथ में नहीं आते, सर पर चढ़ के नाचने लगती हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एक भी चटाई। रमा के पड़ोसी की बात सुनकर कोकिला को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत सुनाती है, जिसके बाद शर्मा गुस्से में रमा के घर से निकल जाता है। तभी कोकिला कहती है, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा हुनर है, तुम इतनी सुंदर चटाइयाँ बनाती हो। अगर तुम इसे ऑनलाइन साइट पर डालोगी तो जिस चटाइयाँ के तुम्हें 50 या 100 रुपए मिलते हैं, उसके बदले में तुम्हें 500 या 1000 रुपए मिलेंगे। आप सच कह रही हैं मालकिन, हमें हमारी चटाई के दाम 500 और 1000 भी मिल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रमा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। मैं तुम्हारी चटाइयों को अपनी ऑनलाइन साइट पर डालूंगी और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, लोग खुद खरीद लेंगे और घर बैठे तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। कोकिला की बात सुनकर रमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और इस तरह से गरीब चटाई वाली को पैसे कमाने का एक सही जरिया मिल जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आता है और उसके हुनर को पहचान भी मिल जाती है। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है। इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं,
उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकरी करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंडी दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा।
मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं हैं, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू, तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है।